हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और आप देख रहे हैं एसटीसी मयंक सर। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ शानदार क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लासरूम मॉक्स हैं जो कि पॉलिटी के हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, कई सारे सब्जेक्ट्स के मैं कराता रह रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देख करके आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद है कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को सीखें और उस टॉपिक से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप दोबारा से, अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको इन क्वेश्चंस के अनुसार देख करके पढ़ें। आइए हम बिना समय वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उस क्वेश्चन को मैं रीड करूँगा। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको मैं कुछ टाइम दूंगा, टाइमर लगा हुआ है क्वेश्चंस के ऊपर। उस टाइम के अंदर आपको ये सोच लेना है कि आपका फाइनल आंसर क्या है, और फिर टाइम क्लोज होने के बाद मैं आपको सही आंसर बताऊँगा जिसको आप अपने आंसर से मैच करेंगे जो आपने सोचा था। फिर उस क्वेश्चन के बेस पर आपको मिलेगा कुछ की पॉइंट्स जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, और वो भी एक प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो की पॉइंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी, तो क्वेश्चन था विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और टाइमर आपका चालू होगा। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। पाँच सेकंड का आपको टाइम मिला। सही आंसर है इसका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। आपको बता दूं कि ये चार्टर एक्ट जो है 1813 का, ये चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 भी कहा जाता है। आइए कुछ की पॉइंट जान लेते हैं इससे संबंधित। ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। ठीक है ना। 1813 का ईस्ट इंडिया एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। इसको कितने समय के लिए रिन्यू किया गया था? तो रिन्यूड फॉर 20 ईयर। इसको 20 साल और व्यापार के लिए रिन्यू कर दिया गया था। इसमें क्या खास था? डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ठीक है ना। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज था उसको डिफाइन किया गया था। और इसको समाप्त किसने किया? ये फाइनली क्लोज किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो रिपेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ठीक है, उसके द्वारा इसको रिपेल किया गया। तो ये चार की पॉइंट्स हैं जो अलग से क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके पास आपके लिए होमवर्क आपके लिए मैं क्या दे सकता हूँ इसके अंदर, कि आप जान लें कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या है। इसको डीप में थोड़ा आप स्टडी करें ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है ना। आपको पढ़ने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट भी है,
आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ये सारे एक्ट्स अगर आप अलग से पढ़ते हैं तो ये आप हायर एग्जाम्स के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज वन डे एग्ज़ाम जो भी इस तरह के हैं, एसएससी हुए या फिर पुलिस हुआ या फिर और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हुए, उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। बजट पर डिस्कशन करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर मिला, ये किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। क्लियर है। की पॉइंट्स देखते हैं। जिन बच्चों का आंसर मैच कर जा रहा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दें कि हमारे इतने क्वेश्चंस मैच हो गए। ठीक है, वो आपके लिए ही अच्छा है, आपको ही कॉन्फिडेंट बनाएगा। और अगर नहीं करना चाहते तो अपने पास रिकॉर्ड रख लें कि इतना % हमारा करेक्ट हो रहा है और कितने % इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। अगला है, इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाई। अब देखिए ये जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंट्रोड्यूस बाई रिचर्ड एस्टन क्रॉस। ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो रिचर्ड एस्टन क्रॉस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इनएक्टेड, ये किसके द्वारा इनएक्टेड किया गया, मतलब किसके द्वारा लागू किया गया? तो हमें पता है कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पावर में थी, ब्रिटिश रूल था, तो पार्लियामेंट ऑफ द यूके ने इसको एक्शन में लाया। और इट इंक्रीज साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के स्ट्रेंथ को इन्होंने बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से किस एक्ट्स में द प्रोविजन वॉज मेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? तो किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शंस है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। तो देखिए इसका सही जवाब है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, का प्रावधान किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है ना। तो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये किसके द्वारा पास किया गया? तो उस दौरान कोई भी चीज़ अगर पास की जा रही है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही पास की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही पास की जाएगी। टू कंट्रोल द टेरिटरी मेजॉरिटी इन बंगाल। ठीक है ना। किस लिए? टू कंट्रोल द टेरिटरी मेजॉरिटी इन बंगाल, इसलिए इसको, इस प्रावधान को लागू करने का विचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड? फेडरल कोर्ट, ठीक है ना जी, वो सुप्रीम कोर्ट, ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का संघीय न्यायालय बनाया गया था?
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका समय चालू होता है अब। टाइम अप। सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना जी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाने का जो प्रावधान आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आया। ठीक है, और इसको बनाया गया 1937 में, 2 साल बाद इसको लागू किया गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड, उसको बनाया गया। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को हुई। इसके पहले सीजेआई कौन बने? सर मॉरिस। कौन बने? सर मॉरिस। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहाँ बैठते थे? इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग दिल्ली। तो इसमें जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस थे वो कहाँ पर होते थे? पार्लियामेंट बिल्डिंग दिल्ली में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी हमने पीछे की पॉइंट में डिस्कस किया, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1937 में। ठीक है ना, टाइम अप हो गया आपका। 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और आया कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ये आया था। और 1937 में कब? 1 अक्टूबर को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? ठीक है ना, द्वैध शासन, इसे ड्यूअल रूल कहते हैं। ड्यूअल रूल है ना, ड्यूअल रूल कह सकते हैं, द्वैध शासन। एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1937 के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया? टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 अधिनियम के अंतर्गत डायरकी को लागू किया गया। ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। आइए की पॉइंट, डायरकी है क्या? डायरकी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल रूल, है ना, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डबल रूल। कब पास हुआ? अगस्त 1935 को इसको पास किया गया। ठीक है ना, कब पास किया गया? अगस्त 1935 के दिन इसको पास किया गया। इसमें क्या था? इसमें एक और ख़ास बात कि बर्मा वॉज सेपरेटेड इन अप्रैल 1937। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत किया गया था। अप्रैल 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। अब इसमें देखिए सेंट्रल फेडरल बैंक इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही फेडरल बैंक को भी स्थापित करने का प्रावधान आया। और जो कि फेडरल बैंक क्या है? आज के समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका पुराना नाम फेडरल बैंक हुआ करता था। ठीक है, डीआरकी ऑन प्रोविंसेस लेवल। ठीक है ना, अब देखिए प्रोविंसेस यानी कि जो राज्य के राजा हुआ करते थे उसके आधार पर ये कब लागू किया गया था? प्रोविंसी लेवल पे। तो एक्ट 1919 के अंतर्गत डीआरकी को लागू किया था, लेकिन वो क्या था? प्रोविंसीज लेवल पे था। और ये किस पर आएगा? ये स्टेट और सेंटर लेवल पे आएगा। ये किस पर आएगा? स्टेट और सेंटर लेवल पर आएगा। ठीक है,
और वो किस पर था? 1919 वाला प्रोविंसेस लेवल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डियार्की या लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपका टाइम शुरू होता है, टाइम। सही जवाब है ए। ठीक है, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है ना, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये एसोसिएटेड किससे? एक्ट 1909 से, एक्ट 1909 से। इसके अंतर्गत क्या मांग हुई थी कि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लोग थे, वो अलग से इलेक्शन अपना देना चाहते थे, अपना वोटिंग करना चाहते थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे वो। तो 1909 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन चारों में से संबंधित है। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है ना, क्या 1909 का एक्ट, एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, है ना, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। इसको ये देखिए, ये जो नाम पड़ा ना, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये किसके नाम पर पड़ा? तो ये देखिए, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड मॉर्ले। कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ले, और वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। तो उन्हीं दोनों के नाम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम पड़ा, या फिर एक्ट 1909 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की? ठीक है, तो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। टाइम शुरू होता है अब। ओके, आंसर है सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या करता है? इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की गई 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। बाई कैमरल क्या होता है? द्विसदनीय। ठीक है ना, तो भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। टाइम शुरू होता है अब। चलिए, सही जवाब है सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। क्लियर है? की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बने, जिसमें और एक बना लेजिस्लेटिव असेंबली। द्विसदनीय में एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस कहा गया और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा गया। अपर हाउस में 60 मेंबर्स थे, जिसमें से 34 इलेक्टेड थे, और लोअर हाउस में 144 मेंबर्स थे। लोअर हाउस में 114 मेंबर्स थे, जिनमें से 104 इलेक्टेड मेंबर्स थे।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, वह किसका अध्यादेश है, किसके अंतर्गत उसको ये पावर दी गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। टाइम शुरू होता है आपका अब। चलिए, सही आंसर है बी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं की पॉइंट्स की ओर। तो प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ये किसके अंदर मिलता है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत मिलता है। और आर्टिकल 123 इंस्पायर्ड बाय सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो 133 किससे इंस्पायर्ड है? सेक्शन 42 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, मतलब इसका ये है कि भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग प्रशासन में हिस्सा ले सके। ये किस अधिनियम के अंतर्गत आया? तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है ए। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर की पॉइंट्स है, इसके इस एक्ट के अंदर कुछ और ख़ास डिसीजंस लिए गए, जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्लोज कर दी गई। जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती थी उसे क्लोज कर दिया गया। चाइना ट्रेड लिंक भी क्लोज कर दिया गया, वो इसी चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत हुआ। एक्ट परमिटेड इंग्लिश टू सेटल इन इंडिया, इस एक्ट ने ब्रिटिश को भारत में सेटल होने की अनुमति दे दी। ठीक है ना, तो एक्ट परमिटेड इंग्लिश टू सेटल इन इंडिया, पूरी तरह से भारत में सेटल होने का परमिशन मिला। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीडेजिग्नेटेड। ठीक है, देखिए पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, फिर बाद में हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये प्रावधान किस एक्ट के अंतर्गत आया? तो ये प्रावधान 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत आया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये तो सबको पता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत कन्वर्ट हुए, ये जानना है तो आपको चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ये कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए दो हैं, एक केंद्र है, एक सेंटर है और एक स्टेट है। ठीक है, राज्यों के और केंद्र के राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है ना, इसमें जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है
कि किसके हिस्से में क्या आएगा, किसके हिस्से में। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, ये आपको बताना है। टाइम शुरू होता है अब। चलिए, सही जवाब है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है ना। तो 1935 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से भी पढ़ लें। A federal system and diarchy at the center was introduced in India by, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम और डियार्की दोनों को एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, किस एक्ट के अंतर्गत। भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। एक्ट 1909, द एक्ट ऑफ 1919, द एक्ट ऑफ 1935 या नन ऑफ द अबव। टाइम शुरू होता है अब। ओके, चलिए, सी इसका सही आंसर है, द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है ना। इसके अंतर्गत फेडरल सिस्टम की शुरुआत हुई एट द सेंटर और डीआरकी की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है ना, जो फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया अंडर एक्ट 1935, रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई। तो फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई या प्रोविंशियल गवर्नर को दी गई। टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही जवाब है गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है। तो इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935, रेजिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। 1935 का एक्ट जो है भारतीय अधिनियम 1935, ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। रीजन है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान बना या लागू हुआ, उसका मेन सोर्स यही रहा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है। लेकिन 1947 से 1950 के बीच जो गवर्नमेंट चली, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत चली। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पैक्ट रखता है इस दौरान शासन को चलाने के लिए भी, और संविधान को बनाने में भी इसका काफ़ी योगदान रहा। तो इसका सही आंसर है ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लकी थे आप, बिना टाइमर दिए मैंने ये आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। उम्मीद है ये आंसर लगभग ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा की पॉइंट्स देख लेते हैं। 1935 के बारे में हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे, की पॉइंट्स में थोड़ा देख लें। अभी पीछे भी डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट इसी के अंतर्गत आया, डीआरकी हेड सेंटर ये इसी के अंतर्गत आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सेंटर एंड स्टेट इसी के अंतर्गत आया, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इसी के अंतर्गत आया। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने 1935 एक्ट के अंदर पीछे डिस्कस किया। ये जितने भी एक्ट्स का नाम आ रहा है, आप इनको और डीप में पढ़ सकते हैं अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एग्जामिनेशंस के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारे नियम्स जो आए वो पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग करना किस एक्ट के अंतर्गत आया, ये अभी पीछे मैंने आपको बताया। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
अभी पीछे इस पर हमने डिस्कस किया है कि बर्मा और भारत का विभाजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? जब 1937 का चुनाव हुआ, 1937 में इलेक्शन हुआ, तो उस समय कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कितनी टेरिटरीज में मतलब सिलेक्शन प्राप्त किया, कितनी जगह से चुने गए? तो हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937? तो वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में किया गया था? 11, 8, 9, 6। टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है 8 प्रोविंसेस में। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ था ना, इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 11 में। इलेक्शन कंडक्टेड इन 11 और कांग्रेस जो आई वो 8 में आई थी, है ना, 8 प्रोविंसेस में आई थी। आइए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 1936-37 अंडर एक्ट 1935। ठीक है ना, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे अंडर एक्ट 1935 के अंतर्गत हुए। इलेक्शन हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में यह चुनाव हुए, जिनके नाम है मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। ये 11 प्रोविंसेस में हुए, जिनमें से 8 में कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन 8 प्रोविंसेस। ठीक है ना, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई वो 8 प्रोविंसेस में फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आंसर आप सही चुनेंगे। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भेजा कि ठीक है भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना होगी। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन एक ऐसा मिशन था, गांधी कॉल्ड इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी कॉल्ड इट बियरर चेक। ठीक है, बियरर चेक। तो गांधी ने इसको बियरर चेक कहा। बियरर चेक का मतलब क्या है कि जो अपने ही फेवर में काटा गया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो क्रिप्स मिशन आया उसके अंदर उन्होंने ये माना कि ठीक है हम भारतीय संविधान सभा की स्थापना करेंगे, लेकिन ठीक है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो यथावत रहेगी, वो वैसे ही रहेगी। ये पहला वीक पॉइंट था इसका। दूसरा ये था कि आंतरिक रूप से इसके अंदर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के भी आसार थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की भी आंतरिक रूप से संदेह था, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। भारतीयों ने इसको रिजेक्ट कर दिया और गांधी कॉल्ड दिस मिशन एज बियरर चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रिप्स मिशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? देखिए क्या हुआ कि जब इंडियंस का और कांग्रेस का दबाव बनने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो कि हमें अपना संविधान चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा देश छोड़कर जाओ, इस तरह का दबाव बनने लगा, तो एक 1940 का प्रस्ताव आया ब्रिटिश की तरफ से। उसमें कहा गया कि ठीक है वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपकी बात सुनेंगे और आप जैसा कहते हैं हम उस पर काम करेंगे। तो इसे 1940 का प्रस्ताव कहते हैं, जिसमें ये एक्सेप्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ठीक है आप जो चाहते हैं उसकी सुनवाई होगी, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर। फिर क्या हुआ,
42 में इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। अभी आपने पीछे देखा क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, जिसको इंडियंस ने कैंसिल कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रस्ताव और आया जिसे 1946 में लाया गया, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन। और ये भी बता दूं आपको, ये त्रिस्तरीय मिशन था, इसमें 3 लोग शामिल थे। उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। इसका सही जवाब है विलियम वुड, ठीक है ना, इसके सदस्य नहीं थे। ये त्रिस्तरीय जो था, 3 लोगों का समूह था, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। की पॉइंट देख लीजिए। अराइव्ड इन इंडिया 1946, ये मैंने आपको बता दिया, 1946 में आया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस वर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। इसमें यह आया था कि ठीक है, जो भी लोग नेतृत्व करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा, ठीक है, और हर 10 लाख पर एक बंदा होगा, हर 10 लाख पर एक बंदा होगा। और भी बहुत सारे इसके नियम थे। अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा मिलेगा। हम भी डिस्कस करेंगे जब उस तरह की क्लासेस को चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर, ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना निम्न में से किसके अंतर्गत हुई। पीछे बता चुका हूं, गलती नहीं होना चाहिए। टाइम शुरू होता है अब, ठीक है जी, टाइम अप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसी के अंतर्गत बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं, ठीक है। तो सही जवाब हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बना, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये आज के क्वेश्चंस थे। ऐसा ही मॉक और आएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको देखें। इसके अंदर अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे।